नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद 26 है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में मिनट हैंड और घंटे की सुई के बीच में 3 मिनट का गैप कितने एग्जैक्ट टाइम पे था। वो कौन सा टाइम इंस्टेंट है 6 से 7 बजे के बीच में जिसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच में 3 मिनट का गैप होगा। तो सबसे पहले 0 मिनट का गैप कब होगा, मतलब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक कब होंगी, 6:30 पे। भाई 6:30 पे यही तो सिचुएशन होती है अप्रॉक्सीमेटली। घड़ी की सुइयां ऐसे दिखाई पड़ती हैं। इसमें 3 मिनट आगे कर दें तो बस ये लीजिए हो गया 3 मिनट का गैप। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेट आंसर में 12/11 का मल्टीप्लाई करना होता है। 6:12 36 मिनट सी। उसके बाद आगे के 2 क्वेश्चन के लिए हमको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। ए से लेकर एफ तक 6 लोग हैं और सभी आपस में चचेरे भाई हैं, कजिन हैं। कोई भी एक ही एज का नहीं है कि एक अगर 22 का है तो दूसरा आपको 22 का मिल जाए, लेकिन सबका जन्म एक महीने की एक ही तारीख में हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक का 15 अगस्त को होता है तो सबका 15 अगस्त को होगा। ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे छोटा है वो 17 साल का है और ई नाम का बंदा जो कि सबसे बड़ा है ये 22 साल का है। तो 17 सबसे कम वाली एज हो गई और 22 सबसे ज़्यादा। 22 पे कौन है, ई है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी। इधर बी हो जाए, इधर डी हो जाए, इधर एफ हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर डी इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए। दोनों ही सिचुएशन में एफ हमें बीच में देखने को मिलेगा। ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। तो ए यहां रख देते हैं। तो 2 ऑर्डर अपने पास हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसा हमें पता है यहां पे एफ आ जाए और इधर आपको बी मिल जाए। एक ऑर्डर तो भाई ये हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने ऊपर देखा एक दूसरा ऑर्डर भी पॉसिबल है, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। हम बी और डी को आपस में बदल सकते हैं, लेकिन हर हालत में एफ जो है वो बीच में होना चाहिए। तो ये जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ये दोनों हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए। और ई को यहां रख देंगे। ई यहां पे मिसिंग था और ई सबसे बड़ा है तो इसे दोनों ही अरेंजमेंट में यहां पे रख देंगे। ई 22 का है, फिर 21, 20, 19, 18, 17 इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। इधर भी अगर हम एजेस लिखना चाहें तो 22, 21, 20, 19, 18, 17। देखते हैं हमसे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। कौन सा इसमें पॉसिबल है, 27 नंबर। तो डी 20 साल का है क्या, तो डी 19 का है दोनों ही में, ये गलत है। एफ 18 साल का है क्या, तो दोनों ही में 18 साल का है। ये स्टेटमेंट यहां से सही है बी। एफ 19 का नहीं है, 20 का भी नहीं है, दोनों में आप देख सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबल ऑर्डर। कितने ऐसे ऐसे ऑर्डर बनाए जा सकते हैं इन सभी 6 लोगों के बढ़ते हुए एज के क्रम में। तो 22 से लेकर 17 तक अगर हम गए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए, लेकिन अगर इसी को ऐसे देख लें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, लेकिन हम 2 ही ऑर्डर बना पा रहे हैं बिकॉज एफ को हर हालत में बीच में रखना है। एक बार डी इधर हो सकता है, बी यहाँ, एक बार बी यहाँ, डी यहाँ। एफ दोनों बार बीच में होना चाहिए। बाकी इसके पहले के जो 3 लोग हैं ना इनका अरेंजमेंट फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं, 2।
29 नंबर में अपने पास 2 आदमी हैं, अनिल और डेविड, और 2 महिलाएं हैं, शबनम और रेखा। सेल्स मैनेजमेंट के ग्रुप में शामिल हैं। इनमें से 2 मतलब मेल फीमेल मिला के 2 लोग ऐसे हैं जो कि तमिल बोल सकते हैं, बाकी के 2 मराठी बोल सकते हैं। ओनली 1 मैन एंड 1 वीमेन कैन ड्राइव अ कार। सिर्फ एक आदमी और सिर्फ एक औरत कार चला सकती है। तो जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास मैन है, वीमेन है। मैन में कौन कौन शामिल है? अनिल, डेविड। हमारे पास फीमेल कैंडिडेट कौन कौन से हैं? शबनम और रेखा। ठीक, ये लोग हैं अपने पास। जो एग्जैक्ट डेटा है उसकी बात करते हैं। शबनम क्या कहती हैं? मराठी, वो मराठी बोलती हैं बेसिकली। अनिल बोलते हैं तमिल। बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव। रेखा और डेविड पे टिक का निशान लगा दिया ताकि हमें पता चले कि 2 के दोनों कार चला सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? बोथ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव अ कार। तो कार कौन कौन चलाते हैं? डेविड और रेखा। ये दोनों लैंग्वेज क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि डेविड तमिल या मराठी में से कोई एक भाषा बोलते हो, और यही बात रेखा के लिए भी ट्रू है। तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कार चलाने वाले भाई कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। दोनों तमिल बोलते हैं ऐसा कुछ पता नहीं है, ये गलत। बोथ द मराठी स्पीकर कैन ड्राइव अ कार। जब एग्जैक्ट लैंग्वेज पता ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कि दोनों कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी गलत। बोथ ऑफ दोज हु ड्राइव अ कार कैन स्पीक मराठी। वापस वही सवाल पूछ लिया कि कार चलाने वाले दोनों मराठी बोलते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक्स तमिल। ये बात सही है क्योंकि कार चलाने वाले भाई 2 हैं और तमिल की पॉसिबिलिटी दोनों के लिए बराबर है, सही है। इन अ प्लेन, ये प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, एक सरफेस है जैसे जमीन, उसकी बात कर रहे हैं। लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। ये वाई है, लाइन एक्स इस पे 90 डिग्री बना रही है। अब यहाँ पर अगली इंस्ट्रक्शन में हम एक्स या वाई के बारे में कोई चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो इधर देखिए लिखा हुआ है लाइन एक्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई। भाई लाइन एक्स वाई पे तो 90 बना रही है, ये v पे भी बना रही है। इसका मतलब ये v और y लाइन आपस में पैरेलल होंगी, बिकॉज इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि x इन पे 90 डिग्री बना रही है। u इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड w। तो ये लाइन v है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो इस पे 90 डिग्री बनाने वाला कौन मिल गया? u। लेकिन ये तो x है तो u को इधर बनाएंगे। तो ये जो लाइन u हमने बना ली, ये v के तो परपेंडिकुलर है ये, लेकिन w के भी है। इसका मतलब ये u भी y और v के साथ पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज इन पे 90 डिग्री बनाई जा रही है लाइन। और ये जो इंस्ट्रक्शन है कि भाई x जो है वो z के पैरेलल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। v, w और y एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिकॉज 2 लाइन जो आपस में पैरेलल हैं इन तीनों पे 90 डिग्री अलग अलग बना रही हैं। y, v एंड w आर पैरेलल। d। 31 नंबर है अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट। एक गाय की जो कीमत है 4 बकरियों से ज़्यादा है लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो ये काऊ की कीमत, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है इसकी कीमत 5 बकरियों से कम है, तो काऊ लेस देन 5G, लेकिन 4 बकरियों से ज़्यादा है इसीलिए ये लिख दिया। जी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं उसके लिए आगे डेटा गिवन है। इफ़ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 एंड 800। अगर मैं 600 रख दूं यहाँ पे तो ये 6 चौक 2400 और ये हो जाएगा 3000, 5 छिंग 3000। अगर मैं 800 रख दूं तो ये 3200 और ये हो जाएगा 3500।
तो 2400 से कीमत चालू होती है और ख़त्म होती है 4000 पे। सही बात है ये डी, बिटवीन 2400 एंड 4000। बिटवीन 2600 होगा नहीं, बिकॉज 2400 कीमत मिल चुकी है हमें। एग्जैक्टली लेस देन 3600 होगा, ऐसा नहीं है, दो पॉसिबिलिटी मिल रही हैं और सेम ऑप्शन ए के लिए भी ट्रू है। दो पॉसिबिलिटी हैं तो सिंगल के साथ जा नहीं सकते। उसके बाद 32 नंबर हम बात करें अगर, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक सोसाइटी है जिसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, एक कायर हैं और दूसरे लड़ाकू हैं। बस यही दो कैटेगरी हैं उस समाज में, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। अब उसके आगे हमारे पास कंडीशन दी गई है, टू कॉवर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड। अगर दो कायर लोग आपको एक साथ दिखाई पड़े तो इसका मतलब दोनों दोस्त हैं। अ फाइटर एंड कॉवर्ड आर ऑलवेज एनिमी। एक लड़ाकू और एक कायर एक साथ हमेशा दिखाई पड़े तो दुश्मन हैं। फाइटर्स आर इंडिफरेंट टू ईच अदर। दो फाइटर एक दूसरे को नहीं जानते। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशन आगे हम लोग को गिवन है। सबसे पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। टोटल अपने पास ए से लेकर एफ तक लोग हैं, जैसा कि ऑप्शन हमारे हमें सजेस्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब इनकी कैटेगरी हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे जैसे हमें पता चलती जाएगी। ए और बी एनिमी है। एनिमी में खास बात यह है कि एक फाइटर होना चाहिए और एक कॉवर्ड। तो ए के साथ दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये फाइटर हो जाए या फिर कॉवर्ड, और यही बात बी के लिए भी ट्रू है। एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, इस कंडीशन को फिलहाल स्किप करते हैं। सी एंड डी आर फ्रेंड्स। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्त लोग जो हैं वो हमेशा कायर होंगे। कौन कौन कायर है? सी और डी, बिकॉज वो लोग दोस्त हैं। ये कायर, डी भी कायर, ठीक। उसके बाद कोई एग्जैक्ट कंडीशन हमें मिलती है क्या? ई एंड एफ आर इंडिफरेंट टू ईच अदर। इंडिफरेंट कौन होंगे? फाइटर। इसका मतलब ई और एफ फाइटर होंगे। ई भी फाइटर, एफ भी फाइटर। ए एंड ई आर नॉट एनिमीज। सबसे पहले वापस ए और बी की कंडीशन पे चलते हैं। ए और बी दोनों अगर एनिमी है तो इनमें से एक फाइटर होगा और कॉवर्ड भी हो सकता है। सिमिलरली दूसरा भी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद ए एंड ई आर नॉट एनिमी। तो जो दुश्मन नहीं है उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? या तो वो दोस्त हो जाएं या फिर एक दूसरे को ना जाने। यही तो है हमारे पास पॉसिबल केसेस ए और ई के लिए। अगर दोनों दोस्त हैं तो दोस्त होंगे तो हमेशा या तो दोनों कायर होंगे, और अगर दोस्त नहीं है तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, बिकॉज दुश्मन हो नहीं सकते, या तो दोनों फाइटर हैं। इनमें से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है, बी और एफ आर एनिमीज। एनिमी के लिए एग्जैक्ट कंडीशन हम लोग को गिवन नहीं है, इसीलिए बी और एफ में से एक फाइटर होगा और दूसरा कॉवर्ड। एफ के लिए एग्जैक्ट हमें पता है वो फाइटर है, बी और एफ एनिमी है, इसका मतलब अपोजिट कैटेगरी के होने चाहिए। बी कॉवर्ड हो गया। ए और बी में वापस चले तो बी कंफर्म कॉवर्ड है, कायर है, तो ए पक्का फाइटर होगा। कैटेगरी हम लिख लेते हैं वापस से, ए फाइटर, बी कॉवर्ड। सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी सी एंड एफ आर कॉवर्ड। बी सी एफ, देखिए एफ फाइटर है, इन्होंने एफ को कॉवर्ड बोला है, गलत। ए ई एंड एफ आर फाइटर। ए फाइटर, ई फाइटर, एफ फाइटर, बस यही तो सही है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी सी में देख लीजिए, बी और ई की कैटेगरी इन्होंने सेम बोली है, जबकि बी कॉवर्ड है, ई फाइटर, ये गलत। ए और एफ की इन्होंने अलग कैटेगरी बोली है, जबकि दोनों ही फाइटर हैं, सेम कैटेगरी। 33 नंबर में एक बक्सा है हमारे पास जिसमें 3 टाइप के मार्बल हैं, वाइट, रेड और ग्रीन। देयर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वन।
रेड अगर x है तो वाइट 3 कम होंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। एंड 5 मोर वाइट मार्बल्स देन द ग्रीन वन। तो ग्रीन वाले जितने भी हैं वाइट वाले उससे 5 ज़्यादा हैं, इसका मतलब ग्रीन वाले वाइट वाले से 5 कम हैं। x माइनस 3 से 5 कम कीजिएगा तो आ जाएगा x माइनस 8। इफ देयर आर टोटल 10 वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल हमारे पास x माइनस 3 है, इनके हिसाब से 10 हैं, x की वैल्यू 13 आ गई। हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर, ये तीनों का सम पूछा है। 3x माइनस 11, ये पूरी चीज 3 इंटू 13 माइनस 11, 39 माइनस 11 28 बी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, कुछ पुरुषों ने। जितने भी लोग थे वहां पे 60% पुरुष थे, 40% महिलाएं। डेटा हम ऐसा अज्यूम करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आखिर तक आसान बनी रहे। मान लीजिए 1000 लोग उस पेपर में शामिल हुए थे, 60% यानी 600 पुरुष थे, इनके ऊपर प्लस का साइन, बाकी की 400 महिलाएं थी, माइनस का साइन। 70% मैन एंड 75% वीमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट। प्री कितनों ने क्लियर किया? 70% आदमियों ने। आदमी टोटल हमारे पास 600 हैं, इसका 70% 420। ये कैलकुलेशन मन में होनी चाहिए, इतनी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आती है। 420 लोगों ने प्री निकाल लिया आदमियों में, 75% महिलाओं ने, 400 का 3/4, 300 महिलाओं ने प्री निकाला। और मेंस में आ गए जहां पे 80% आदमी लोग जो हैं वो सफल हो गए। ये इस पूरी चीज का 420 का 80%, 42 इंटू 8 336। 336 लोगों ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया पुरुषों में से, और महिलाओं में से जो एंटर हुई थी मेंस में उसमें से 70% पास हो गई। 300 का 70% हो गया 210। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि 600 पुरुषों में से 336 निकल गए। परसेंटेज अगर हम बात करें 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 56% पुरुष पास हो गए, और महिलाओं में कितने पास हो गए? 105/2 52। इसका मतलब पुरुष का सक्सेस रेट ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? सक्सेस रेट इज हायर फॉर वीमेन, नहीं हो सकता, बिकॉज इनका महिलाओं का 52.5 है, पुरुषों का 56 है, ये गलत। उसके बाद मोर मैन क्लियर्ड, ये बी को अभी छोड़ देते हैं। द एग्जामिनेशन देन विमेन, आदमियों की अगर हम बात करें तो 336 लोगों ने क्लियर किया, जबकि औरतों में सिर्फ 210। यही बात तो यहां से सही है ना, आदमियों ने ज्यादा क्लियर किया, सी। बाकी डी क्यों कट जाएगा? क्योंकि जब ए ही हमारा गलत हो चुका है तो ए और बी साथ में कैसे सही हो सकते हैं, ये भी गलत। A person X was driving in a place where all roads run either north, south or east, west, forming a grid. Grid का मतलब ये है कि ये अगर हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो रोड इस तरीके से होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, और एक दूसरे को ऐसे काट भी रही होंगी। बिकॉज अगर मैं ऐसे लाइन खींच रहा था, इसका मतलब था कि या तो हम नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं या फिर वाइस वर्सा, लेकिन ऐसे अगर हमने खींचा तो इसका मतलब है कि वेस्ट से ईस्ट जा सकते हैं या फिर वाइस वर्सा। और सवाल में इन्होंने बोला है कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज ओपन है, या तो नॉर्थ से साउथ चले जाओ या तो ईस्ट से वेस्ट, या फिर उल्टा। ग्रिड का मतलब यही है। रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन पैरेलल। ऐसे अगर हम पैरेलल बात करें या फिर कह लीजिए ऐसे, तो दो रोड के बीच में ये जो गैप है ना, ये 1 किलोमीटर है। चाहे गैप ऐसे देख लीजिए, चाहे गैप वैसे देख लीजिए, 1 किलोमीटर। हालांकि ये बात हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट होगी नहीं, वो आगे पता चलेगा। ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स यहाँ मान लें या कहीं भी मान लें, तो उसके बाद तो हमें कन्वेंशनल डायरेक्शन के सवाल जैसा ही करना है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इग्नोरेबल थी। अब शुरू होता है असली खेल। इस पॉइंट से मान लीजिए चालू किया तो सबसे पहले 3 किलोमीटर
नॉर्थ गया, ये 3 किलोमीटर है। उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट गया, ये रहा 3 किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ पे साउथ गया 4 किलोमीटर, ये 3 और ये बाकी का 1। अभी वो यहाँ पे है और उसने चालू किया था यहाँ से। विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है। कैसे आ पाएगा वो, ये हमें देखना है। इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड, भाई ऐसा नहीं कर सकते कि जिस रास्ते से ऐसे आया उसी रास्ते से ऐसे वापस भेज दो, नहीं, कोई दूसरा रास्ता ही चाहिए। तो सबसे बढ़िया रास्ता है कि इस लाइन को ज्वाइन कर दो, पहुंच जाओ। लेकिन ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, या तो हम ऐसे चलें और उसके बाद ऐसे चले आएं। ऐसे चलने का मतलब है ईस्ट और उसके बाद नॉर्थ। ईस्ट कितना, 3 किलोमीटर, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, ये 3 तो ये भी 3 किलोमीटर ईस्ट, देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। ये सीधे सीधे आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 36 नंबर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट अपने सामने है, वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। या तो हम ट्रैकिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अमरनाथ यात्रा जो अपने आप में बहुत कठिन मानी जाती है, या तो हम इधर जाएंगे या तो कुछ नहीं तो पिकनिक पे ही निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं जाना जरूर है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक भी जगह आप नहीं जाएंगे, जाएंगे तो है ही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इनमें से अगर एक चीज भी सही हो गई ना चारों ऑप्शन में से, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद कौन सा वो स्टेटमेंट है ये बताइए। वी गो फॉर अ पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चॉइस है, या तो हम पिकनिक पे जाएं या तो ट्रैकिंग पे। इन्होंने बोला है हम पिकनिक पे जा रहे, ट्रैकिंग पे नहीं। ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज यहीं पे छुपी हुई है, गलत है। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर इनकरेज बाई हेल्थ अथॉरिटीज, इनकी बात ही नहीं हो रही कि हेल्थ अथॉरिटी किसको परमिट करेगी किसको नहीं करेगी, गलत। वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक, ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इसमें इसी में छुपा हुआ है कि हम इनमें से किसी एक जगह पे जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट डी क्यों सही है। वी डोंट गो आइदर फॉर पिकनिक नॉट फॉर ट्रैकिंग, कहीं नहीं जाएंगे, जबकि हमने ऊपर बोला कि कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब हमने गलत बोला। उसके बाद नेक्स्ट है 37 नंबर। 50 फैकल्टी मेंबर थे जिसमें से 30 पुरुष थे, बाकी महिलाएं। ये लीजिए 50 मेंबर, 30 पुरुष 20 महिलाएं। नो मेल फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक, ये जो 30 पुरुष हैं इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको संगीत आता हो। बट मैनी ऑफ फीमेल फैकल्टी मेंबर डिड, अब ये जो 20 महिलाएं हैं ना, इनमें से सबको तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ को, एग्जैक्टली नहीं पता कितनों को, म्यूजिक की स्किल है इनके पास, मतलब आता है इन्हें। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो एचओडी हैं, इन्होंने इनमें से 6 को अपने घर पे चाय पार्टी पे बुलाया। बाय ड्रॉइंग अलॉट, हुआ ये कि ये रहा कंटेनर, इसमें 50 ये जो मेंबर हैं सब मिला के इनके नाम की पर्चियां पड़ी हुई थी। इनसे बोला गया कि पर्ची निकालिए, तो पर्ची निकालते टाइम जिस भी मेंबर का नाम मैच कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश नाम का कोई मेंबर है, इसने ये पर्ची निकाली और उसकी पर्ची में आकाश लिखा हुआ दिख गया, तो इसको जाना है एचओडी के घर चाय पीने। कुल मिला के बात ये है। और ऐसे ऐसे 6 लोग मिल गए। ऐसे ऐसे जब 6 लोग मिल गए तो पार्टी में जाने पर पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। वहां पे जाके एचओडी ने देखा कि भाई 6 के 6 म्यूजिक नहीं जानते। आप ये बताइए कि म्यूजिक कौन नहीं जानता था, मेल मेंबर ना। इसका मतलब ये 6 के 6 वहां पे पुरुष पहुंच गए, एक भी महिला वहां पे गई नहीं। द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर ओनली, बस यही तो चाहिए था, सिर्फ वहां पर वही लोग गए थे। बिकॉज इन्होंने बोला म्यूजिक नहीं जानते थे, तो ऑब्वियस सी बात है मेल होंगे। ए नेक्स्ट है इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से 5 लोग हैं, ए से लेकर ई तक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। ये लीजिए फिगर 1 2 3 4 5। उसके बाद सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ये सी ये ए, किसको कहीं बैठा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए और डी के बीच में 2 सीटों का गैप है, तो डी को अगर मैं यहां रख दूं, ए यहां पे है, ये लीजिए 2 सीटों का गैप।
बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, ये जो ए के बगल में है ये पोजीशन, यहां पे ए नहीं आ सकता तो ए इधर आएगा। सॉरी, ए तो पहले ही से आ चुका है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो इधर बी की बात हो रही थी बेसिकली। ए बी सी डी, ये ई बच गया, उसको यहां रख देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी और बी बगल बगल हैं, सही है। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई और ए बगल बगल हैं, सही है। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, डी और सी के बीच में 2 का गैप है, इनफैक्ट एक का भी गैप नहीं है, ये गलत है। करेक्ट आंसर कोड से चुनना है, कौन कौन सा करेक्ट है, पहला और दूसरा, बी 1 and 2 ओनली। 39 नंबर में किसी कॉलेज में 5 क्लब हैं और ये क्लब हॉबी से रिलेटेड है। कौन कौन सी हॉबीज हैं? फोटोग्राफी, बोटिंग करना, चेस खेलना, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाना और बागवानी करना। बगीचे में मतलब पेड़ पौधे लगाना। एक ग्रुप है जो बागवानी करता है, वो हर दूसरे दिन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर तीसरे दिन, चेस वाले हर चौथे दिन, नाव वाले हर 5वें दिन, और जो फोटोग्राफी वाला ग्रुप है वो हर छठे दिन मिलता है। यानी कोई हर दूसरे दिन मिल रहा है, कोई तीसरे, कोई चौथे, कोई 5वें और कोई छठे। अगर आपसे ये बात की जाए कि एक साथ सारे एक साथ कब दिखाई पड़ेंगे, जो इन सब का एलसीएम होगा उसी दिन दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब है कि ऐसा सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर इनफैक्ट जो इन सब से कट जाए। 6, 5, 4, 3, 2 का एलसीएम हो गया 60, यानी कि सभी लोग एक साथ हर 60वें दिन दिखाई पड़ेंगे। हाउ मैनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज? जैसा हमने बोला हर 60वें दिन एक साथ दिखाई पड़ेंगे, तो 180 दिन में ये लीजिए 60वें दिन, 120वें दिन और 180वें दिन 3 बार मिलेंगे। डी 3। 40 नंबर है देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री। ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें जितने भी फूल हैं उनमें पराग भरा हुआ है। इसी पराग को चूस करके जो मधुमक्खियां हैं वो शहद का निर्माण करती हैं, हम लोग जानते हैं, और इसीलिए वो मधुमक्खियां इन फूलों के आसपास मंडरा रही हैं। इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, हर एक फूल पर अगर सिर्फ एक मधुमक्खी उतरेगी तो एक मधुमक्खी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, 1 बी विल बी लेफ्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो मधुमक्खियों की संख्या है वो फ्लावर की संख्या से एक ज़्यादा होगी। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से बीज इज इक्वल टू फ्लावर प्लस 1, तभी तो जितने फूल यहाँ पे हैं जितने भी वो पर्याप्त नहीं है, एक मधुमक्खी छूट जा रही है। इसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए एक दूसरी भी कंडीशन है जिसमें हमें ये बताना है कि भाई फ्लावर्स और मधुमक्खियों की संख्या क्या होगी। तो बी जो है वो फ्लावर से एक ज्यादा होनी चाहिए बस। तो फ्लावर पहले है, बी बाद में, इसका मतलब एक कम वैल्यू चाहिए। ये 2 ज्यादा है, इधर हटाइए। दूसरा भी ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि मधुमक्खी की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे फूल की संख्या ज्यादा है, ये भी हटाइए। सिमिलरली डी भी हटाइए बिकॉज यहाँ पे फ्लावर की संख्या ज्यादा है। एक ही ऑप्शन बचता है सी वाला। इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन के लिए हमको ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद, समझने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, जो एक के बाद एक आपको देखने को मिलेंगे आगे। देयर आर 5 पर्सन्स इन अ ग्रुप पी से लेकर टी तक। पी से लेकर टी तक 5 लोग हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। दिस ग्रुप हैज 1 डॉक्टर, 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट। भाई लोग 5 है लेकिन प्रोफेशन सिर्फ 3 है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक से ज़्यादा लोग एक प्रोफेशन में हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर 5 में से 3 लोग कुछ ना कुछ करते हो, 2 लोग अनएम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। पी एंड एस आर अनमैरिड स्टूडेंट। पी और एस अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी प्रोफेशन में नहीं है और ना ही इनकी शादी हुई है। एकदम प्रैक्टिकल बात है। टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। टी एक पुरुष है जिसकी शादी किसी न किसी से हुई है इसी ग्रुप में,
लेकिन किससे फिलहाल हमें नहीं पता। Q इज द ब्रदर ऑफ P, Q जो है वो P का भाई है, P का जेंडर अभी भी डिसाइडेड नहीं है। एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो सबसे पहले P Q R S T ये 5 लोग हैं। जो ये Q है ये ना तो डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट। P और S तो कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज वो स्टूडेंट है, इनको तो इग्नोर ही कर देना है अगर आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो। R इज नॉट अ डॉक्टर, R भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कौन हो सकता है ये बताइए। P और S तो कुछ भी नहीं हो सकते, Q और R डॉक्टर हो नहीं सकते, तो T डॉक्टर हो गया। तो डॉक्टर के लिए कौन फिक्स हो गया? T, जो कि एक पुरुष भी है, इसके बारे में हमें पता है। पहला क्वेश्चन हु इज अ डॉक्टर, तो T खत्म। उसके बाद बाकी के प्रोफेशन भी हम फिक्स कर लें जिससे हम अगले क्वेश्चन कर पाए। तो डॉक्टर के लिए फिक्स हो गया है T। उसके बाद अब बात करते हैं आर्टिस्ट की। तो आर्टिस्ट कौन कौन नहीं हो सकते? P और S तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, वो स्टूडेंट हैं। R जो है, इनफैक्ट Q जो है वो आर्टिस्ट हो नहीं सकता, तो आर्टिस्ट के लिए एक ही प्लेस खुली है T की, इनफैक्ट R की। R जो है वो आर्टिस्ट हो गया। तो 3 में से 2 प्रोफेशन फिल हो चुके हैं। एक प्रोफेशन जो कि लॉयर का है वो Q को हम दे देंगे बिकॉज P और S को कोई प्रोफेशन देना अलाउ नहीं है। तो Q जो है वो डॉक्टर, इनफैक्ट लॉयर हो गया। ये पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। 42 नंबर है हु इज द आर्टिस्ट, तो R C। 44 नंबर है हु इज द लॉयर, लॉयर कौन है इनमें से? ये देखिए Q, Q यानी कि B। R का पति या पत्नी कौन है? तो ये बताइए R की शादी हो किससे सकती है? R की शादी P और S से हो नहीं पाएगी, वो स्टूडेंट हैं, गैर शादीशुदा हैं। Q से तो हो नहीं पाएगी बिकॉज वो एक पुरुष है, पुरुष की शादी पुरुष से कब से होने लगी, लेकिन R का हमसे पूछ रहे हैं। तो ऊपर वो जो पजल हमने अभी सॉल्व करी है उसमें हमने ये देखा है अभी अभी कि जेंडर सिर्फ और सिर्फ हम डिसाइड कर पाए हैं 2 लोगों का, T का और Q का। P और S का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं। R का भी हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो 2 केसेस इसमें बन सकते हैं भाई कि R को अगर हम पुरुष मान लें तो पुरुष की शादी फीमेल से होनी चाहिए, तो फीमेल वाला आंसर हम सिलेक्ट कर लेंगे। P और S का जेंडर ही नहीं पता, Q यहां पे हो गया मेल, Q यहां पे मेल हो गया। T तो पहले से मेल है हमें पता है, इसीलिए R को हम मेल मान ही नहीं सकते, R पक्का फीमेल है। और वैसे भी इस पजल में शादी ब्याह की बात सिर्फ एक के बारे में हुई थी, T की। इस ग्रुप मेंबर में, मतलब ये जो पूरा ग्रुप मेंबर है, यहां सिर्फ 2 ग्रुप मेंबर की शादी हुई है, T की किसी ना किसी के साथ। तो R की शादी पक्का T के साथ ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये नहीं पता कितने मैरिड कपल हैं और ऊपर से जेंडर वाले भी इश्यूज हैं, तो यहाँ पे T मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आगे अगर मिलेगा, जी मिल गया। हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, P और S का डिसाइड कर नहीं सकते, ऊपर साफ साफ लिखा था Q इज द ब्रदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लीजिए Q इज द ब्रदर ऑफ P, तो Q पक्का मैन है, पुरुष है वो, C। उसके बाद 46 नंबर सिंपल अर्थमेटिक है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। किसी कंपनी को एक ग्राहक 19,000 चीज़ों का ऑर्डर देकर के आता है। जो कंपनी है वो एक दिन में 1,000 क्वांटिटी बना लेती है उस प्रोडक्ट के, जिनमें से 5% खराब हो जाते हैं। तो नेट एक दिन में उतनी क्वांटिटी बताइए जो कि बेचने के लिए एकदम फिट हैं। इस 1,000 में से इसी 1,000 का 5% कम कर दीजिए, यानी 50।
1000 माइनस 50 950 एक दिन की प्रोडक्टिविटी है, प्योर प्रोडक्टिविटी, मतलब जितने सामान बिक सकते हैं आगे। अगर 19,000 की बात करें तो हर दिन 1000 के हिसाब से 19 दिन में 19,000 बन जाने चाहिए थे, लेकिन सामान खराब भी तो हो रहा है। इस 19,000 में इसी 19,000 का 5% खराब भी तो हो जाएगा, यानी कि ये 950 खराब हो जाएगा। और इस 950 को बनाने के चक्कर में एक दिन ज़्यादा लगेगा, 19 दिन से एक दिन ज़्यादा, बिकॉज एक दिन की प्योर प्रोडक्टिविटी 950 है। 19 दिन से एक दिन ज़्यादा यानी 20 दिन। सी। 47 नंबर भी अर्थमेटिक्स से है। अ क्लास स्टार्ट एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM। इसमें गैप देख लीजिए, 3 घंटे और 27 मिनट का है। 3 घंटे मतलब 180 मिनट और ये 27 मिनट, 207 मिनट की क्लास है। लेकिन इस 207 मिनट में कुछ ब्रेक भी होगा। क्या ब्रेक है वो देखते हैं। 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, 4 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप मिलता है। ये पहला पीरियड, जब ये समाप्त होगा दूसरा लगेगा तो 5 मिनट का गैप दिया जाएगा। दूसरे से जब तीसरे पे आएंगे तो 5 मिनट का गैप मिलेगा, तीसरे से चौथे पे आएंगे तो फिर मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, चौथे से 5वें पीरियड में आने की ज़रूरत है? नहीं, बिकॉज 4 पीरियड बाद क्लास ख़त्म, इसके बाद छुट्टी, इसके बाद गैप देने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज अगली कोई क्लास लगने नहीं वाली है। तो टोटल ये जो गैप है वो 15 मिनट का दे दिया। 15 मिनट इसमें से माइनस कर दें तो प्योर ड्यूरेशन बतानी है, मतलब जिसमें सिर्फ पढ़ाई होगी। 192 मिनट की पढ़ाई है। इस 192 मिनट की पढ़ाई में हर एक पीरियड में कितनी पढ़ाई होगी? डिवाइड बाई 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 मिनट। ए। 48 नंबर है इनइक्वालिटी से, बिकॉज इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। आइदर ए एंड बी आर ऑफ सेम एज, यानी ए और बी की एज बराबर भी हो सकती है या फिर ए बी से बड़ा भी हो सकता है। तो ए के बारे में ये है कि या तो वो बी के बराबर हो जाए या फिर बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है आइदर सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, या तो डी सी से बराबर हो जाए या फिर बड़ा, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 1। इनफैक्ट 2, बी इज ओल्डर देन सी, बी जो है वो सी से बड़ा है, ये चीज है। अब उसमें इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ध्यान से देखिए। ए बी से बड़ा है, अगर हम बराबर को इग्नोर कर दें तो ए बी से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, यानी कि ए उस बंदे से बड़ा है जो किसी और से बड़ा है। इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला होगा इनमें, ए उससे भी बड़ा होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, ए इज ओल्डर देन सी, ऑप्शन डी। कुल मिला के फर्स्ट और थर्ड में ये देखना है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए सी से बड़ा होगा। उसके बाद ये लीजिए पजल का क्वेश्चन, अच्छा खासा बड़ा है। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, इतने सारे इसमें स्टेटमेंट हैं। अगर हम इससे इंपॉर्टेंट सार निकालें, जिस्ट इसकी निकालें क्या क्या एग्जैक्टली दिया है, तो 6 लोग हैं अपने पास, या 6 बॉक्सेस हैं जो भी है, ए से लेकर एफ तक। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस अपने पास हैं। उसके अलावा इनको 6 अलग अलग रंगों से रंगा गया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। विब ग्योर में सारे कलर वही हैं, ऑरेंज को छोड़ के, मतलब रेड को छोड़ के सब वही हैं। तो ये अपने पास 6 कलर हो गए और हर एक बक्से में कुछ ना कुछ रखा भी हुआ है। अलग अलग गेम्स की बॉलें रखी हुई हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल, हॉकी की बॉल, ये सब बॉल। तो कुल मिला के 6 बॉक्सेस, 6 कलर, 6 गेंदें। ये सारी बातें अपने को इस क्वेश्चन में पता है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है इन सब में, और उसी हिसाब से काम करना है। तो गोल्फ बॉल इज इन वॉयलेट बॉक्स, गोल्फ की जो बॉल है वो कौन से बक्से में है? जिसका कलर वॉयलेट है, और वो बक्सा डी नहीं है। एग्जैक्ट जानकारी पता नहीं है, इस वजह से इसको अभी छोड़ते हैं। द बॉक्स विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर, जिस भी बक्से में
टेनिस की बॉल है वो ऑरेंज कलर का है और वो एक्सट्रीम राइट में है। एक्सट्रीम राइट यानी इधर। इस बक्से का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका कलर ऑरेंज है और इसमें टेनिस की बॉल रखी हुई है। एक जानकारी हमें ये पता लग गई, कहाँ से कहाँ तक, द बॉक्स विच कंटेन्स, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद द हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन ई। डी और ई चॉइसेस नहीं हम दे सकते हॉकी बॉल के लिए, तो अभी हॉकी बॉल कहाँ है किसी को पता नहीं है, इस वजह से इसको भी अभी छोड़ते हैं। द बॉक्स हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन और उसका नाम सी है। जानकारी तो एग्जैक्ट है लेकिन इसकी पोजीशन नहीं पता, इस वजह से इसको अभी छोड़ते हैं। हॉकी बॉल के लिए हम ब्लू और येलो चॉइसेस नहीं दे सकते हैं, इसको भी अभी छोड़ते हैं। द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, इसको पकड़ लिया। फिफ्थ फ्रॉम द राइट यानी यहां से दूसरा राइट, लेफ्ट हैंड साइड से। इस बक्से का नाम है सी, और सी के बारे में हमें यह भी पता था कि इसका कलर ग्रीन है और इसमें क्रिकेट की बॉल बंद है, और सी के बगल में कौन है तो बी है। द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, बी में वॉलीबॉल मौजूद है। ये भी इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉली, तो ये बी है, और उसके बाद जो हॉकी वाली बॉल है ना इधर, वो बी और उस बक्से के बीच में होगी जहां पे हमें गोल्फ बॉल देखने को मिलती है। ये भी इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। गोल्फ बॉल का कलर कौन सा था, वॉयलेट था, ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें वॉयलेट कलर फिक्स कर दीजिए। उसके बाद प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे वापस आएंगे हम, जहां पे हमें ये दिया था कि जो हॉकी बॉल जिस बक्से में रखी है उसका कलर हम ब्लू और येलो नहीं दे सकते, तो उसका कलर हम येलो नहीं दे सकते, ब्लू नहीं दे सकते, और ग्रीन, वॉयलेट और ऑरेंज ये भी नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो तीनों कलर हैं ग्रीन, वॉयलेट और ऑरेंज, ये हमने किसी ना किसी को यहाँ दे रखे हैं। ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो 6 कलर थे, 5 हम दे नहीं सकते, एक दे सकते हैं जो कि इंडिगो होगा। इंडिगो कलर किसका होगा तो हॉकी का, इंडिगो इसके लिए फिक्स कर लिया आपने। तो 3 और 1 4 कलर फिक्स हो चुके हैं, 2 कलर बाकी हैं अपने पास, और 6 में से 5 गेम फिक्स हो चुके हैं। जो फुटबॉल है वो इधर आ जाएगा। फुटबॉल के पास 2 कलर की चॉइसेस हैं, या तो येलो या फिर ब्लू, और यही बात वॉलीबॉल के लिए भी ट्रू है, या तो येलो या फिर ब्लू। ये 2 कलर की चॉइसेस इसके पास हैं। अभी ऊपर देखते हैं कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन छोड़ तो नहीं दी है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन अपनी छूट गई थी कि जो हॉकी की बॉल है उसको हम डी और ई चॉइस नहीं दे सकते, बी और सी वैसे भी नहीं दे सकते, तो बी सी डी ई ये चॉइसेस हम नहीं दे सकते हमारी हॉकी बॉल को। तो ए या एफ चॉइस इसको दे सकते हैं, ये बात है। और उसके अलावा एक चीज़ ऊपर ये भी थी कि गोल्फ बॉल को हम डी चॉइस नहीं दे सकते हैं, तो जो डी चॉइस है वो गोल्फ को नहीं दे सकते हैं। बी सी ए एफ वैसे भी नहीं दे सकते हैं, तो एक ही चॉइस बच गई ई, ये हमने गोल्फ को दे दी। सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी को भरने का डेटा अपने पास है नहीं। तो 49 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस गोल्फ बॉल इज देयर, तो गोल्फ कहां पे है, ई नंबर पे, बी। 50 नंबर में कौन सा स्टेटमेंट सही है, येलो से हमने डी को पेंट किया है क्या, तो ना डी का पता है ना येलो को। एफ इज पेंटेड इंडिगो, इंडिगो से हॉकी वाले को हमने पेंट किया है जिसमें ए और एफ 2 चॉइसेस हैं, तो इसमें एफ एक चॉइस है, इसलिए इसको सही मानते हुए बी को टिक कर देंगे। ऑल ऑफ द अबव वैसे भी नहीं जाएगा, बिकॉज सारे स्टेटमेंट साथ में सही है नहीं किसी भी हालत में।
उसके बाद ये क्यों नहीं सही होगा, बी इज पेंटेड ब्लू, ऊपर बी का पता ही नहीं है। 51 है, इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है फुटबॉल जिसमें रखी है। तो फुटबॉल की पोजीशन हमें सिर्फ पता है और उसके कलर की 2 चॉइसेस पता हैं, लेकिन कौन से नंबर पर उसका एग्जैक्ट कलर है ये नहीं पता। ब्लू येलो में से कुछ भी हो सकता है, ये देख लीजिए। तो डेटा सफिशिएंट नहीं है कि हम एग्जैक्ट बता पाएं, कैंट बी डिटरमाइंड। उसके बाद 52 नंबर है, अ पर्सन क्लाइम्स इन अ हिल, पहाड़ पे चढ़ता है कोई बंदा तो ऐसे चढ़ेगा या फिर ऐसे। ओ पॉइंट से चालू होता है और नॉर्थ ईस्ट में जाता है, पॉइंट ए पे पहुंच जाता है 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी, ए से बी जाता है नॉर्थ वेस्ट, इधर से नॉर्थ वेस्ट मतलब ये डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। हाउ फार इज द पर्सन, मतलब ओ और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये 5 12 तो ये 13, ये एंगल 90, बस खत्म। क्योंकि 5 12 13 जो है वो ट्रिपलेट होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बी। इसके बाद आगे के 3 क्वेश्चन के लिए हमको ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको ध्यान से समझते हुए आगे के 3 क्वेश्चन हमें बताने पड़ेंगे। When 3 friends A B C met, जब 3 दोस्त A B और C मिले तो उस समय ये देखा गया कि सभी ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे और अलग अलग टाइप के भी। 3 टाइप के कपड़े हैं और 3 रंग हैं, तो 3 का कॉम्बिनेशन है कुल मिला के। 3 लोग हैं, 3 कलर हैं और 3 प्रकार की ड्रेस हैं, और साथ ही साथ 3 सरनेम है, कोई रुबीरो है, कोई कुमार, कोई सिंह। और उसके बाद हमें ये 5 छठों पॉइंट दिए गए हैं और उसके बाद एक सवाल हमसे पूछा गया है, 3 सवाल हैं बल्कि। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिस्टिंग बना लेते हैं कि अपने पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3 लोग हैं ए बी सी, कोई रुबीरो है, कोई कुमार, कोई सिंह, किसी ने ब्लू कलर पहना है, किसी ने वाइट, किसी ने ब्लैक, किसी ने टाई, किसी ने स्वेटर, किसी ने जैकेट, ये सब पहना हुआ है। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सी वोर अ टाई, ये 2 नंबर में एग्जैक्ट चीज लिखी गई है, इसको नोट करिएगा। सी ने जो है टाई पहन रखी है, तो जो जिससे संबंधित है उस पर टिक कर देंगे, जो नहीं संबंधित है उस पर क्रॉस कर देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको जल्दी सॉल्व करने का। उसके बाद बाकी 3 4 5 में कौन क्या नहीं करता इस बारे में दिया था, और यही बात पहले में भी, लेकिन छठे में दिया है कि इनमें से हर एक बंदा सिर्फ एक कलर का कपड़ा पहने था और वो भी सिर्फ एक, और बाकी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वोर ओनली 1 आउटर गारमेंट ऑफ ओनली 1 कलर, एक कलर का एक कपड़ा। जैसे मान लीजिए सी ने टाई पहन ली तो वो स्वेटर और जैकेट नहीं पहनेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम अगर आगे चलें, वाइट स्वेटर बी और रुबीरो ने नहीं पहना था, तो भाई बी जो है उसने वाइट नहीं पहना था। वाइट के अलावा और क्या था, देखिए वाइट स्वेटर, वाइट भी नहीं, स्वेटर भी नहीं। टाई तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, बिकॉज टाई सी पहन चुका है, कोई और अब टाई नहीं पहन पाएगा। तो बी टाई स्वेटर नहीं पहन चुका है, तो सिर्फ एक चॉइस है उसके पास, जैकेट। बी ने क्या पहन ली है, जैकेट। नाइदर बी नॉर रुबीरो, तो जो जो काम बी ने किए हैं, उसने वाइट स्वेटर नहीं पहना है, उसने जैकेट पहनी है, तो बी रुबीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जो काम बी ने किए हैं वो रुबीरो भी नहीं करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी ही रुबीरो है, लेकिन लिखा हुआ है सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट, सिंह ने वाइट नहीं पहना है, तो हमारे बी ने भी वाइट नहीं पहना है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बी सिंह हो जाए।
चौथा है कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट। कुमार ने जैकेट नहीं पहनी है, लेकिन हमारे बी ने जैकेट पहनी है, तो बी कुमार नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। उसके बाद और इसमें अगर हम आगे चलें, रुबीरो को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ऐसा लिखा है ऑप्शन 5 में। ये जो बी है इसने कौन सा कलर पहना है फिर? वाइट नहीं पहना है, ये ब्लू या ब्लैक कोई एक तो पहनेगा ही, इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है अभी। चौथे नंबर में बात करें तो कुमार जैकेट नहीं पहनता, और पहले नंबर में बात करें कि रुबीरो वाइट स्वेटर नहीं पहनता। हमारे पास यहां पे देखिए जैकेट और टाई वाले फिक्स हो चुके हैं बी और सी, तो स्वेटर वाला कौन फिक्स हो चुका है फिर? ए। उसके अलावा जो जैकेट पहनेगा वो कुमार नहीं है, और जो स्वेटर पहनेगा वो रुबीरो नहीं है। और ये भी पता था कि सिंह के गारमेंट वाइट नहीं है, तो वाइट यहां पे बी का नहीं है, बी ही सिंह है। जब बी सिंह हो गया तो कुमार और रुबीरो तो होगा नहीं। अब ए जो है वो रुबीरो हो नहीं सकता, सिंह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंह हमने बी के लिए फिक्स कर दिया, तो ए पक्का कुमार है, और सी कौन है फिर? रुबीरो। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है। 53 है, व्हाट इज सी सरनेम? सी कौन है? रुबीरो। ऑप्शन ए। टाई का कलर क्या है? टाई पहनी है सी ने, और उसका कलर बता नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइंड। 55 है, स्वेटर किसने पहना है? तो स्वेटर पहना है ए ने, ए। उसके बाद 56 नंबर देखिएगा, अ पर्सन वॉक 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। इससे चालू हुआ, 12 किलोमीटर ऐसे गया, 15 किलोमीटर इसके बाद ईस्ट, उसके बाद 19 किलोमीटर वेस्ट। यहाँ से वेस्ट मतलब पीछे 15, और ये 4, 19 किलोमीटर वेस्ट पहुंच चुका, और उसके बाद 15 साउथ, ये 12 और ये 3, ठीक यहाँ पे आ गया, ये 3 किलोमीटर। इस लाइन को ज्वाइन कर दिया तो ये 4 किलोमीटर, यहाँ से चला था यहाँ पे पहुँचा, ये 90, ये 4, ये 3 ज्वाइन किया इसे, तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया ए। A cube has all its faces painted with different color। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सब पे अलग अलग कलर लगा हुआ है। इसको काट के छोटे छोटे क्यूब बना लिए बराबर साइज के, मतलब काटने के बाद जो पहला क्यूब मिला अगर उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो सारे 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। ये कुल मिला के बात है। सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ बिग क्यूब। ये बिग और ये स्मॉल, बिग की अगर 4 मान लें तो इसका 1/4 यानी 1 स्मॉल हो जाएगा। एन फैक्टर कैसे निकलता है? साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, बिकॉज हमसे पूछा हुआ है जो छोटे क्यूब आपको मिले इनमें से कितने ऐसे थे जिसकी सिर्फ एक सरफेस पेंटेड थी। साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब ये आ जाएगा 4/1 यानी 4। एक सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 6 टाइम्स ऑफ n-2 का स्क्वायर। n की जगह पे 4 रख देंगे, 6 × 2 स्क्वायर, 4 × 24 b। 58 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ये गर्ल्स ये बॉयज, बॉयज अगर x हैं तो गर्ल्स 2 गुनी 2x होंगी। गर्ल्स प्लस बॉयज यानी टोटल 60 गिवन है। 3x 60 तो x 20। लड़कियां यहाँ पे 40 होंगी, लड़के हो जाएंगे 20। कमल अ बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। ये टॉप है, ये उधर जा रहे हैं बॉटम। यहाँ पे कमल की जो रैंक है वो 17th है। ये कमल लड़का है, 17th रैंक है, इसका मतलब यहाँ पे 16 स्टूडेंट मौजूद हैं जो उससे रैंक वाइज आगे हैं। इफ द 9 गर्ल्स आर अहेड ऑफ कमल,
ये जो 16 हैं इनमें से 9 लड़कियां हैं, बाकी के 7 लड़के होंगे। 7 ये लड़के हो गए और 8वां ये खुद कमल हो गया, तो 8 लड़के यहाँ पे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज रैंक्ड आफ्टर हिम, ये बताइए टोटल लड़के कितने हैं? 20, जिसमें से यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक 8 हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उससे खराब रैंक वाले होंगे वो बाकी के 12 होंगे। 20 - 8 बी।